बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। हमारे इस प्रोग्राम की अहम डिस्कशन चलती रहेंगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। मैं इंतहाई तहे दिल से आपका मशकूर हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस मर्ज़ की तफसील के लिए मेरे पास अक्सर बेशतर टेलीफोन कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल्स, ईमेल्स आ चुकी हैं, तो लिहाजा मैंने अपनी मसरूफियत में से वक़्त निकाल कर इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इस मर्ज़ की तफसील के लिए हाज़िर हूँ। मेरे इस प्रोग्राम को गौर से सुने और इंशाअल्लाह आपको अपने मर्ज़ को समझने में आसानी होगी। आज का जो हमारा मौजू है वो है एज़ोस्पर्मिया, जो कि इस वक्त मैं एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ पर ही काम कर रहा हूँ। तो जितने भी इसके अंदर इंशाल्लाह प्रोग्राम है, जिनकी ज़रूरी मालूमात है आप तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो सबसे पहले तो समझें कि इसकी 46 के करीब इसकी इक़साम है, तो मैं 4-5 का यहाँ पे ज़िक्र करूँगा और जो हमारा आज का मौजू बहस है इंशाल्लाह उस पर मैं वापस आता हूँ। तो सबसे पहले एज़ोस्पर्मिया की एक किस्म है जिसको हम कहते हैं परमानेंट एज़ोस्पर्मिया। इसका मतलब ये होता है कि ज़िंदगी में जितने भी उसने सीमेन टेस्ट करवाए हैं उसमें कभी भी स्पर्म शो नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह ये भी काबिल इलाज मर्ज़ है। इसी तरीके से इसकी एक और किस्म होती है जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी एज़ोस्पर्मिया। इसका मतलब ये होता है इसमें दो तरह के मरीज़ हो सकते हैं। एक तो मरीज़ वो हैं कि ज़िंदगी में कभी उन्होंने 4, 5, 7, 8 किस्म के सीमेन टेस्ट करवाए, तो किसी एक आध के अंदर उनके स्पर्म शो हो गए, बाकी के अंदर नहीं हुए। एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा इसके अंदर वो मरीज़ भी हो सकते हैं कि वो साहिब औलाद थे, 1 औलाद, 2 औलाद, 3 औलाद, 4 औलाद के बाद सडनली कोई खुदा न खास्ता उनके एक्सीडेंट हुआ या TB हुई या खुदा न खास्ता कैंसर हो गया या टाइफाइड हुआ या मम्स हुए, यरकान हुआ, सुजाक और बहुत सारे अमराज हैं। दमा भी इसके अंदर आता है, एंटी एलर्जिक मतलब एलर्जी किसी भी हवाले से उन्हें है, उसके अंदर जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। तो जिस वक्त ये मर्ज़ होता है तो फिर इन अमराज की वजह से उनके यहाँ स्पर्म ज़ीरो हो जाते हैं। तो ऐसे मर्ज़ को हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं टेम्परेरी एज़ोस्पर्मिया। इस तरह एक और इसकी किस्म है जिसको हम कहते हैं प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। इसका मतलब ये होता है कि टेस्टिस का साइज़ नॉर्मल है लेकिन उसके बावजूद उसके यहाँ स्पर्म नहीं है। तो ये भी इंशाल्लाह इस मौजू के ऊपर मेरा प्रोग्राम YouTube पर मौजूद है, वहाँ से आप इसकी तफसील ले सकते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है नॉन ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया, जिसको मेडिकल के अंदर हम टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी मर्ज़ की वजह से स्पर्म का पैदा ना होना। इसी एज़ोस्पर्मिया की एक और किस्म है, उसको हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया या पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। तो ये आज के हमारे मौजू हैं, नॉन ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया, ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया। इसका मतलब है नॉन ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया का कि किसी मर्ज़ की वजह से स्पर्म का पैदा ना होना। ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया का मतलब है कि किसी रुकावट की वजह से या तो स्पर्म बाहर नहीं आ रहे या फिर उस मर्ज़ की शिद्दत की वजह से स्पर्म पैदा नहीं हो रहे। आगे इनकी भी बहुत सारी इक़साम हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ हम अगर इस हार्मोन्स को टेस्ट करवाते हैं और हम ये समझते हैं कि हम इसके मर्ज़ की तशख़ीस कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ इसमें एक मर्ज़ है
جس کو ہم کہتے ہیں ہائپوگونڈلزم. اس کی بھی پھر آگے 3 قسمیں ہیں. اس قسم کے اندر چونکہ ٹیسس کا سائز نارمل نہیں ہوتا اور موسٹلی اس کے اندر ہارمونز مکمل طور پر پروڈیوس نہیں ہو رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ایزوسپرمیا کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ ایک الگ موضوع ہے. تو اس موضوع پر بھی میرا پروگرام یوٹیوب پر موجود ہے، میل ہائپوگونڈلزم کے حوالے سے. وہاں پر آپ اس کی تفصیل لے سکتے ہیں. تو کم ٹو دا پوائنٹ کہ جو آج کا میں نے موضوع منتخب کیا وہ ہے نان اوبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا اور اوبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا. تو سب سے پہلے تو 1-2 ضروری چیزیں اس کا میں ذکر کرتا چلوں کہ جب میں پہلے بھی اگین ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایزوسپرمیا کی 40 سے زیادہ اقسام ہیں. تو علاج کرنے سے پہلے ہمیں اس کی تشخیص کرنا بہت ضروری ہے. تو اکثر دیکھنے میں آیا کہ اکثر طبی حضرات، ڈاکٹر صاحبان ایزوسپرمیا کی تشخیص کیے بغیر ہی ایسے مریضوں کو سپرم پیدا کرنے والی میڈیسن یا سیکس بڑھانے والی میڈیسن یا منی کو زیادہ کرنے والی میڈیسن یا منی کو گاڑھا کرنے والی میڈیسن دینے شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے اس تمام موضوعات پر پروگرام بنائے ہیں کہ منی گاڑھی کرنے سے یا منی کا لیکوڈ بڑھانے سے یا سیکس کی میڈیسن دینے سے سپرم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کی پیدائش کے حوالے سے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ مریض عرصہ دراز ان ادویات کا استعمال کرتا اور اس سے جب کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو کوئی مایوس ہو کر وہ گھر بیٹھ جاتا ہے. اور ان میں اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا پھر اطباء اور ڈاکٹر ذات کے اوپر اعتماد بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز نہیں، انتہائی مایوس کن ہے. تو اس کے لیے سمپل ایک ٹیسٹ ہے. میرا پروگرام آلریڈی موجود ہے یوٹیوب کے اوپر کہ کون سا ایسا ٹیسٹ ہے جس ایک ٹیسٹ سے ہم ایزوسپرمیا کی قسم کا تعین کر سکتے ہیں. تو اس کی تفصیل میں نے ساری اس پروگرام کے اندر بتا دی ہے، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. تو یہاں پر میں مختصر اس ٹیسٹ کا ذکر کرتا چلوں. وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ سیمن ٹیسٹ کروائیں اور آپ کو نظر آ جائے کہ آپ کے یہاں سپرم نہیں ہے تو فرسٹ آف آل آپ اپنے ٹیسٹس کا، جسے ہم خصیے بھی کہتے ہیں، جسے ہم فوتے بھی کہتے ہیں، کپورے بھی کہتے ہیں، اس کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں. 2 طرح کے الٹرا ساؤنڈ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں. ایک بلیک اینڈ وائٹ ہے اور ایک کلر ہے. کلر کو میڈیکل ٹرمز میں ہم ڈوپلر کہتے ہیں، DOPPLER. تو کوشش کریں اگر کلر الٹرا ساؤنڈ ہو جائے تو یہ بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں چیزیں مل جائیں گی، اور اگر مجبوری ہے تو بلیک اینڈ وائٹ بھی کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی غلط فہمی کا بھی یہاں پہ ازالہ کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ان ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری کا یا لیب کا رخ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر لیبارٹری کے اندر جہاں پر خون پیشاب کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پر ہر لیبارٹری کے اندر الٹرا ساؤنڈ کی صورت موجود نہیں ہوتی. تو الٹرا ساؤنڈ کروانے سے پہلے یہ ذرا کنفرم کر لیں کہ اگر اس لیبارٹری میں الٹرا ساؤنڈ کی صورت موجود ہے تو پھر آپ ٹیسٹ کروائیں. ادروائز آپ پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر کہیں بھی ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، کسی بھی شہر میں ہیں، آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں پر جا کر آپ یہ اپنا الٹرا ساؤنڈ کروا لیجیے. اس کا میں میڈیکل نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اسپیل کر دیتا ہوں. تو یہ ٹیسٹ کروائیں. تو یہ ایک سنگل ٹیسٹ وضاحت کر دے گا کہ آپ کا تعلق ایزوسپرمیا کی کس قسم سے ہے. پھر اس قسم کے اندر بہت ساری قسمیں ہیں. جیسا کہ اگر ہم بات کریں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ 46 سے زیادہ اقسام ہیں. تو نان اوبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا کی تقریباً 28 قسمیں ہیں اور اوبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا کی تقریباً کوئی 16 پلس کے قریبی قسمیں، باقی کوئی دوسرے زمرے میں آ جاتی ہیں. تو یہ ایک سنگل ٹیسٹ آپ کو وضاحت کر دے گا. تقریباً 95 پلس پیشنٹس کے اندر یہ کہ سنگل ٹیسٹ وضاحت کر دے گا کہ اس کا تعلق ایزوسپرمیا کی کس قسم سے ہے. تو باقی اگر یہ ٹیسٹ کبھی نارمل آ جاتے ہیں بعض پیشنٹس کے اندر تو ان کو پھر ادر ٹیسٹ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے میرا الگ پروگرام ہے، تو وہاں سے آپ اس کی رہنمائی لے سکتے ہیں ان کے لیے کون ٹیسٹ کی ضرورت ہے. تو میں اگر کیونکہ یہ اتنے لینتھی یہ موضوعات ہیں، اگر میں تمام چیزوں کو ایک پروگرام میں اگر اکٹھا کرنا بھی چاہوں تو نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کو ترتیب سے میں نے موضوعات بنا دی ہیں تاکہ آسانی سے ہر آدمی اس چیزوں کو سمجھ سکے، اسے کر سکے. تو سب سے پہلے تو میں 1-2 چیزیں اس کے ساتھ اور ایڈ آپ کو کر دوں کہ اس الٹرا ساؤنڈ کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ کوئی آپریشن ہے یا کوئی ایسا کوئی مشکل ٹیسٹ، کوئی نہیں. سمپل الٹرا ساؤنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تصویر ہے، ایک طریقے سے ایک اندرونی تصویر ہے ٹیسٹ کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا خامی آئی ہے. تو اس الٹرا ساؤنڈ کو کروانے کے لیے اپنی مسی سے کسی بھی قسم کے وقفے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بغیر کسی وقفے کے آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. تو اس کے میں اسپیل آپ کو کر دیتا ہوں، وہ نوٹ فرما لیں. SCORTAL
स्कोटल अल्ट्रासाउंड। इसको स्कोटम अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, SCORTUM, स्कोटम अल्ट्रासाउंड। स्कोटल अल्ट्रासाउंड कह लें, स्कोटम अल्ट्रासाउंड कह लें। अगर ये दोनों आपको याद ना रहे तो सिंपल आप हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सहूलत होती है, वहाँ पर उन्हें कि मैंने अपनी खुशियों का या टेस्टिस का या फोतों का या कपूरों का मैंने अल्ट्रासाउंड करवाना है। ये सब चीज़ों मतलब एक ही नाम है जो आपको आसानी से याद रह जाए। तो जिस वक्त ये आपका टेस्ट हो जाएगा तो उससे ये डिफाइन हो जाएगा कि आपका जो मर्ज़ है एज़ोस्पर्मिया उसका ताल्लुक़ किस किस्म से है। तो चूँकि हमारा आज का जो मौजू है वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया और ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के हवाले से है, तो उसी को मैं मौजू बहस बनाता हूँ। तो जिस वक्त अगर आपके यहाँ अल्ट्रासाउंड के अंदर चीज़ें फाइंड होती हैं, और इससे पहले एक बात और यहाँ पे करता चलूँ, अक्सर हमारे मतलब मरीज़ों से वास्ता पड़ता है तो फिर वो कहते हैं कि साहब हमने ये सीमेन टेस्ट करवाया, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब ने हमें फिज़िकली एग्जामिनेशन की और उन्होंने हमें बताया है कि जी मुझे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है या ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। तो इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूँगा, किसी सीमन एनालिसिस से या किसी फिज़िकली चेकअप से ये कभी भी फाइंड आउट नहीं होता। तो ये एक फजूल बात है। तो कोशिश करें इस तरह की अमल ना करें, प्रॉपर टेस्ट की तरफ आएँ ताकि इसकी सही तशख़ीस हो सके। तो जिस वक्त अगर आपको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया आता है तो फिर आगे उसकी बहुत सारी किस्में, उसमें चंद एक का जिक्र है वो मैं करता चलूँ। उसमें वेरकोसील है, उसमें हाइड्रोसील है, उसमें अकाइटस है, उसमें हाइपोप्लास्टिक है जिसको मतलब सॉफ्ट टिश्यूज टेस्टिस भी कहते हैं। इसके साथ साथ एपिडिडमाइटिस भी है, इसमें टेस्टिकल मैस और लम्प्स भी हैं, इसमें टेस्टिकल फोकाई भी है, इसमें एक्टिसिया भी है। तो ये चंद एक नाम मैंने ले लिए, और भी हैं, बस मुख्तसर मैंने ले ली। इनकी तफसील दीगर प्रोग्राम में मेरी मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया इसमें अगर आपका शो होता है तो उसके अंदर जो बेसिकली चीज़ें एपिडिडमल सिस्ट है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का मतलब ये होता है कि किसी रुकावट की वजह से स्पर्म का बाहर ना आना। तो एपिडिडमल सिस्ट का मतलब होती है रसोली। एपिडिडमल वो जगह है जहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं। इसी की तरह की एक और किस्म है इसी में ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया की, वो है स्पर्मेटोसिल। ये भी एपिडिडमल की रसोली ही कहलाती है। तो इन दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि एपिडिडमल सिस्ट का मतलब ये होता है कि एपिडिडमल के अंदर रसोली है, और स्पर्मेटोसिल का मतलब ये होता है कि एपिडिडमल के बाहर ये रसोली है। तो ये दोनों अमराज ऐसे हैं जो स्पर्म को बाहर आने नहीं देते, उस स्पर्म को बाज़ मरीज़ों के अंदर स्पर्म की पैदाइश भी इन अमराज की वजह से नहीं होती। इसी तरीके से और भी बहुत सारे अमराज हैं। तो कहने का मकसद है कि जिस वक्त आप ये अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे तो इस अल्ट्रासाउंड से ये फाइंड आउट हो जाएगा कि आपके यहाँ आपको एज़ोस्पर्मिया की कौन सी किस्म है। उसमें परमानेंट एज़ोस्पर्मिया भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया भी हो सकता है, टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया जिसको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया भी कहते हैं, पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया भी कहते हैं। फिर उसकी आगे कौन सी किस्म है, तो ये इंशाल्लाह इलाज के लिए फिर हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो जितनी की ज़रूरी बातें थी वो मैंने यहाँ पर तफसील के साथ और कुछ चीज़ों को मैंने मुख्तसर बयान कर दिया है। स्क्रीन के ऊपर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स, मेरे टेलीफोन नंबर्स, एड्रेसेस मौजूद हैं, और जो मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर मेरे विज़िट्स हैं वो उनकी डिटेल भी मौजूद है। किसी भी हवाले से कोई चीज़ आप समझना चाहें, डिस्कस करना चाहें तो मेरे नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप मौजूद है। आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे वहाँ पे शेयर करके मुझसे आप मुशावरत तलब कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह तफसील आपको बता दूँगा। तो जितनी भी ज़रूरी मालूमात थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी है। मज़ीद किसी भी हवाले से मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई भी कपल अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिब्बी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और वो ख़वातीन हज़रात जिन्हें डॉक्टर हज़रात ने IVF, IUI, ICSI या दीगर किसी भी हवाले से टेस्ट बेबी का मशवरा दिया है, तो हमारी उनसे बड़ी मोतबाना गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम सिलसिलों से पहले एक मरतबा हमसे ज़रूर कंसल्ट करें। इंशाअल्लाह इन चीज़ों की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अपने इस प्रोग्राम से। तो दोबारा एक फिर अर्ज़ करता चलूँ कि
اگر کسی بھی حوالے سے اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں یا وقت لے کر میرے کلینک پر تشریف لا سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اسلامیہ فرٹیلیٹی سینٹر دواخانہ کال 0345 405 8206 0300 4833 388 042 377 01 323